एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिन्वू को, जिसे अभी अभी होश आया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ, क्या ये सब एक सपना था, क्या ये सचमुच एक सपना था। पर ये हॉस्पिटल में होता है। तभी यहाँ पे कुछ लोग इसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें होश आ गया है। तो ये पूछता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। ये कहता है कि मुझे माफ करना अगर तुम्हें डिस्टर्ब हुआ होगा। तो ये फिर इसे कार्ड थमा देता है और जब ये उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है ये लोग कोरियन हंटर एसोसिएशन के सर्विलेंस डिपार्टमेंट के यहाँ से आए हैं। तो ये पूछता है कि आखिरकार सर्विलेंस डिपार्टमेंट मुझे यहाँ पे देखने के लिए क्यों आया है। तो इसे पता चलता है कि यहाँ पे 3 दिन तक ये बेहोश था। ये फिर इनसे पूछता है कि जोही और मिस्टर सॉन्ग के साथ क्या हुआ, क्या वो दोनों ठीक तो है ना। ये इसे बताते हैं वो दोनों बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पे हंटर सॉन्ग ने अपना एक हाथ खो दिया है, जिससे उन्हें आगे काम करने में काफी तकलीफ आने वाली है और शायद वो रिटायर भी हो जाए। और हंटर ली जो है वो ट्रॉमा से सफर कर रही है और उनकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है। हमें नहीं पता कि वो दोनों आगे जाके हंटर का काम कर भी पाएंगे कि नहीं। और बाकी बात रही किम और बाकी लोगों की, इससे पहले अपनी बात कर पाता जिन्वू इसे रोक देता और कहता है कि बस बहुत हुआ, उनके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल जिन्वू अब उन लोगों से नफरत करने लग चुका होता है। ये आदमी फिर बताता है कि सिर्फ 6 लोग सरवाइव कर पाए डबल डेंजोंग में। हंटर्स का काम काफी डेंजरस होता है, पर ऐसे डिजास्टर काफी रेयरली होती है। जैसे ही सर्वाइवर्स ने इस बारे में बताया, टाइगर हंटिंग गिल्ड और सर्विलेंस डिपार्टमेंट अपने स्टाफ को लेके उस साइट पे पहुंचे। पर जब तक वो वहाँ पे पहुंचते वहाँ पे सब कुछ गायब हो चुका था। हमें सिर्फ वहाँ पे तुम मिले जो कि बेहोश थे। वह ना ही किसी गॉड की स्टैचू ना ही किसी वॉरियर की स्टैचू थी। तो ये कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। यह आदमी कहता है कि हमें भी इस पे यकीन नहीं हो रहा है। अगर बचे हुए लोगों के बयान एक जैसे नहीं होते या हमें मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते तो हमें भी इस पे यकीन करना मुश्किल होता। हमारी एक थ्योरी है कि तुमने दोबारा से रीअवेकन किया है। और इसकी ये बात सुन के ये हैरान हो जाता है। दरअसल हंटर के एक बार अवेकन करने के बाद उसे जब पावर मिलती है तो उसका रैंक सेट किया जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हंटर 2 बार अवेकन करे, जिस वजह से वो सी रैंक से सीधा ए रैंक में पहुंच जाता है और कुछ हंटर सीधा ए रैंक से एस रैंक पे पहुंच जाते हैं। यह आदमी फिर से बताता है कि ये माना पावर डिटेक्टर है, तुम्हें बस इस माना क्रिस्टल पे अपना हाथ रखना है। दरअसल ये आदमी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अगर सर्वाइवर्स के मुताबिक चले तो वहाँ पे एक एस रैंक का मॉन्स्टर था और एक नॉर्मल हंटर उसे कभी भी नहीं हरा सकता। उसे हराने के लिए करीब एस रैंक के हंटर्स को इकट्ठा होना पड़ेगा। पर वो मॉन्स्टर से पहले गायब हो गए और ये वजह काफी है जिन्वू को दोबारा चेक करने के लिए कि कहीं उसने डबल अवेकन तो नहीं किया है। पर इसका माना लेवल सिर्फ 10 का आता है और ये सोचता है कि मुझे लगता है कि एक लूजर हमेशा लूजर ही रहेगा। एक कमजोर ई रैंक के हंटर का भी लेवल 70 के करीब होता है। जिन्वू इसे फिर पूछता है कि रिजल्ट क्या है। ये कहता है कि लगता है हमने तुम्हें खामाखाई परेशान किया। ये दोनों फिर यहाँ से चले जाते हैं। जिन्वू फिर सोचता है कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे किस लिए आए थे। पर क्या उन दोनों को ये चीज नहीं दिखी या फिर ये चीज वो देख ही नहीं सकते है। उतने में इसका सिस्टम इसे बताता है कि इसके पास एक अनरीड मेल है और ये साथ ही साथ अपने पाँव को भी देखता है, जो कि यहाँ पे पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। जो उसका कटा हुआ पैर था वो पहले जैसा हो गया है और इसके शरीर में जितने भी चोटें लगी थी वो सब ठीक हो चुकी है। और ये सोचता है कि लगता है मुझे इसके बारे में उन्हें बता देना चाहिए। तभी इसकी बहन सुंग जी हाँ यहाँ पे आ जाती है, जो कि इसे कहती है कि भाई आखिरकार तुम यहाँ पे कर रहे हो। मुझे ये मत कहना कि तुमने अपने सर पे भी चोट लगा ली है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खुद को चोट पहुंचाए मत करो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बारे में मुझे कितनी ज्यादा चिंता होती है। ये कहता है कि मुझे माफ कर दो। तो ये कहती है कि आखिरकार तुम ही अकेले क्यों होते हो जो कि चोट खा के वापस आता है, बाकी सब तो एकदम बढ़िया वापस आते हैं। ये फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि मैं कितना ज्यादा बेवकूफ हूँ। मैं अपनी बहन को अकेले इस दुनिया में छोड़ के मरने के बारे में सोच रहा था, पर मुझे अभी भी लग रहा है कि एक सपने जैसा है। ये फिर इसे पूछता है कि जिन्हा क्या तुम इस चीज को देख सकती हो। ये कहते कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहता है कि कुछ नहीं। जिसके बाद ये पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार गेम के अंदर तुम अनरीड मैसेजेस को कैसे देख सकती हो। तो ये कहती है कि तुम सच सच बताना, कहीं तुम्हारे सर पे कोई चोट तो नहीं लगी है। ये कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फिर इसे मैसेज बॉक्स को ओपन करने के लिए कहती है और जब ये इसे ओपन करता है तो इसे कांग्रेचुलेशन किया जाता है एक प्लेयर बनने के लिए और डेली क्वेस्ट के तौर पर इसे ट्रेनिंग करने के लिए कहा जाता है ताकि ताकतवर बन पाए। थोड़ी देर के बाद इसकी बहन अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। ये सिस्टम फिर से बताता है कि ये सिस्टम प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए बना हुआ है ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। और हाँ, अगर प्लेयर इस सिस्टम के ऊपर शिकायत करता है तो उसके लिए उसे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और उसी के साथ इसे एक रिवॉर्ड भी रिसीव हुआ होता है। ये कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। पर अब जब मैं सोचूं तो ये उस टाइम भी अपीयर हुआ था जब मैं अल्टर के यहाँ पे अकेला रह गया था। तभी इसके सामने डेली क्वेस्ट आ जाता है जिसमें इसे ट्रेनिंग करके ताकतवर बनना होता है। पर ये सोचता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ। फिर यहाँ पे ये सावधानी से पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर प्लेयर ने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो उसे पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। पर जिन्वू कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, मैं एक हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास ये सब करने की ताकत तक नहीं है। मैं थोड़ा इसके बारे में सोचूंगा, पहले मैं थोड़ा सो लेता हूँ। और ये यहाँ पे सो जाता है और कुछ देर के बाद इसे नोटिफिकेशन आता है कि ये डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करने में फेल हो चुका है। इसी वजह से इसे अब पेनल्टी जोन में जाना पड़ेगा। तब यहाँ पे अर्थ
अर्थक्वेक आने लग जाता है और इसके आसपास की चीज जो है वो रेत में कन्वर्ट होने लग जाती है। और जब ये ध्यान से देखता है तो ये रेगिस्तान के यहाँ पे होता है। ये सोचता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है, कहीं ये सब सपना तो नहीं था। और तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर इसके पीछे आ जाता है, जिसे देख के ये काफी घबरा जाता है। और उसी के साथ यहाँ पे इसका सिस्टम भी अपीयर हो जाता है, जो कि इसे बताता है कि डेली क्वेस्ट ना कंप्लीट करने की वजह से इसे यहाँ पे लगभग 4 घंटे सरवाइव करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। ये मॉन्स्टर्स फिर जिनवू के पीछे पड़ जाते हैं और उनसे बचने के लिए जिनवू यहाँ से भागने लग जाता है। और धीरे धीरे करके यहाँ पे 4 घंटे बीत जाते हैं और लगभग 7 सेकंड पहले जब वो मॉन्स्टर से खाने ही वाले होते हैं, इसकी जान बच जाती है क्योंकि ये क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसे सरवाइव करने की वजह से इसका सिस्टम इसे यहाँ पे रिवॉर्ड भी देता है और इसे एक्सेप्ट करने के लिए कहता है उसे। पर ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है क्योंकि इसकी यहाँ पे जान जाते जाते बची होती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे नर्स आ जाती है, जो कि इसके ऐसे हालत देख के काफी घबरा जाती है और सभी को इसकी हेल्प के लिए बुला लेती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ नर्स बात कर रही होती है कि तुम्हें पता है कि वो पेशेंट जिसका नाम सुंगजिन वो है, वो एक हंटर है। ये कहती है कि हाँ अभी कुछ ही दिन हुए हैं, पर वो हर सुबह उठ के यहाँ पे दौड़ने के लिए जाता है। तो ये कहती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। ये कहती है कि उन्होंने कहा कि हंटर्स नॉर्मल इंसानों से डिफरेंट होते हैं और उनकी हेल्थ भी जल्दी रिकवर हो जाती है और इसी वजह से लाइट वर्कआउट एकदम ठीक रहेगा उसके लिए। ये नर्स फिर कहती है कि लगता है वो अभी भी दौड़ रहा है। तो दूसरी नर्स कहती है कि लाइट वर्कआउट ठीक है, पर आखिरकार वो कितने घंटों से दौड़ रहा है। वही हमें जिनवू के यहाँ दिखा जाता है, जो कि यहाँ कह रहा होता है कि आज पूरे 4 दिन हो गए मुझे उठे हुए। मैंने काफी चीजें इस चीज के बारे में सीखी है। पहली चीज जो मेरे आंखों के सामने है वो कोई इल्यूजन नहीं है और इसे मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। साथ ही साथ जिनवू ने यहाँ पे अपनी डेली क्विज को भी कंप्लीट कर लिया होता है, जिसमें 100 पुशअप्स होते हैं, 100 सिटअप्स होते हैं, 100 स्क्वाट्स होते हैं और 10 किलोमीटर दौड़ना होता है। और इन्हें कंप्लीट करने की वजह से इसे यहाँ पे चुनने के लिए दिया जाता है कि आखिरकार इसे कौन सा रिवॉर्ड चाहिए। ये यहाँ पे कंडीशन रिकवरी को चुनता है, जिस वजह से इसकी जो हेल्थ है वो पूरी तरह रिकवर हो जाती है। जिनवू फिर सोचता है कि मेरी जो मैजिक है वो पूरी तरह रिकवर हो चुका है, साथ ही साथ मेरी बॉडी में जो वेट था वो भी अब हल्का हो चुका है। ऐसा लगता है कि मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एबिलिटी पॉइंट्स भी है, जिससे मैं अपने स्टेटस को इंक्रीज कर सकता हूँ, और रैंडम आइटम बॉक्स भी, और उसी के साथ कैरेक्टर एबिलिटीज भी, और साथ ही साथ पॉइंट भी, जिसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अपने एबिलिटीज को जैसे चाहे वैसे इंक्रीज कर सकता हूँ और ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और साथ ही साथ मेरा लेवल अप भी होता है। स्टेटस, स्किल, आइटम, इन्वेंट्री, आइटम, स्टोर रूम और भी काफी सारी चीजें है। ये एकदम गेम जैसा है। और फिलहाल तो मैं काफी अजीब फिनोमिना से गुजर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे चल रहा है क्या वो सच है? इसके बाद जिनवू यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट के पास जाता और कहता है क्या मुझे बाहर जाना अलाउ है? ये कहते कि हाँ, पर आखिरकार आप कहाँ जा रहे हो? ये कहते कि दरअसल मुझे बाहर कुछ काम है। ये फिर हैबजुंग स्टेशन के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे ये कहता है कि अब समय आ चुका है ये देखने का कि आखिरकार ये किस तरह की चीज है। हर टाइम मैं जब डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ तो मुझे एक रैंडम बॉक्स मिलता है। कभी कभी वहाँ पे मुझे यूजलेस चीज मिलती है, जैसे कि बैंडेज या फिर बॉल पेन, पर होपफुली ये चीज थोड़ी बेहतर हो। ये डंजुंग की होती है। ये कहता है कि ये की है एक इंटेंस डंजुंग के अंदर एंटर करने की। क्विक स्टेटस रिवॉर्ड। शायद से ये सारी अजीब सी गेम जैसी चीजें मैं इसलिए देख पा रहा हूँ क्योंकि मैंने सेकंड टाइम अवेकन किया है। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने रीअवेकन किया है, और मेरे हिसाब से ये चीज भी इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर मैं सही हूँ तो मैं इतना तो ताकतवर हूँ कि मैं इसे ट्राई करके देख सकता हूँ। सबसे कमजोर हंटर मैनकाइंड का, जिसने रीअवेकन किया है। अगर लोग ये बात सुनेंगे तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं भागने में काफी अच्छा हूँ, और अगर सचमुच चीजें काफी खतरनाक होगी तो मैं पिछली बार की तरह इस बार भी यहाँ से भाग जाऊंगा। ये फिर यहाँ पे उस डंजोंग को ओपन कर देता है स्की की मदद से, और उस डंजोंग के अंदर एंटर कर जाता है। पर यहाँ पे ये देखता है कि जो डंजोंग के एंट्रेंस होता है वो बंद हो चुका होता है, पर यहाँ पे जो लोग हैं वो उस डंजोंग के बाहर जा रहे होते हैं। तो ये समझ जाता है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट डायमेंशन है, और ये रेगुलर डंजोंग जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फिर यहाँ कहता है कि मुझे लगता है ये रेड गेट जैसा काम करता है। वैसे तो उसे मैंने कभी रियल लाइफ में देखा नहीं है, पर मुझे पता है वो कैसे वर्क करता है। पर आखिरकार अब मैं क्या करूंगा? मैंने सोचा था कि अगर चीजें प्लान के हिसाब से नहीं गई तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, पर मेरे भागने का रास्ता ये बंद हो चुका है। इसका सिस्टम फिर इसे नोटिस देता है कि इस डंजोंग को छोड़ के जब तक नहीं जा सकता जब तक इस डंजोंग के बॉस को ना हरा दे या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करे। ये फिर यहाँ पे कहता है इसका मतलब मुझे इस डंजोंग को क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं जगह से बाहर निकल सकूं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कुछ ही समय पहले ई रैंक के मैजिक बीस्ट से लड़ते वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था, और अब तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो कि मुझे इस डंजोंग को अकेले क्लियर करना पड़ेगा ताकि मैं इस जगह से बाहर निकल सकूं। ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। ये फिर पीछे मुड़ के देखता है और कहता है कि सीरियसली क्या मुझे ये सब अकेले करना पड़ेगा बिना किसी पार्टी के? पर ये थोड़ी हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। फिर ये सोचता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। उतने में यहाँ पे किसी कुछ अजीब सी स्मेल आती है, और ये होता है बीस्ट टाइप मॉन्स्टर, और ये इसके ऊपर हमला कर देता है, पर किसी तरह ये इसके हमले को डॉज कर देता
देता है। ये फिर जब इसे ध्यान से देखता है तो ये एक वुल्फ होता है। फिर यहाँ पे ये सोचता है कि मैं कभी कभार ही कुछ गॉब्लिन्स को हरा पाता हूँ, पर क्या उससे लड़के मैं उसे जीत पाऊंगा। जिन्वू फिर देखता है कि उसके जो पाँव है वो हिल नहीं रहे होते हैं, पर वो सोचता है कि आखिरकार मैं किस चीज से डर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे कुछ ट्रॉमा वॉमा है। पर तभी वो वुल्फ इसके ऊपर हमला कर देता है, पर उसके हमले को ये किसी तरह यहाँ पे डॉज कर देता है और सोचता है कि मेरे साथ कोई हीलर नहीं है, तो मैं यहाँ पे चोट खाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकता। ये फिर यहाँ पे इसके हमले को सिर्फ डॉज ही कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या करे। पर यहाँ पे जिन्वू एक चीज नोटिस करता है अपने बॉडी के बारे में कि इसकी जो बॉडी है वो अब हल्की फील हो रही होती है। यहाँ पे फिर वो वुल्फ इसके ऊपर दोबारा हमला करता है, पर ये कहता है कि जिंदगी ने मुझे एक और चांस दिया है और डरते हुए मैं जिंदगी को नहीं बिताना चाहता, तो मैं इनकार करता हूँ आसानी से मरने से। और ये इस वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और वो वुल्फ थोड़ी दूर जाके गिरता है। ये फिर देखता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, क्या ये इसलिए हो रहा है कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ के स्टेटस को थोड़ा बढ़ा लिया था, पर वो वुल्फ अभी भी मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है। ये फिर यहाँ पे चिल्लाते हुए इस वुल्फ के ऊपर हमला करने लग जाता है, पर जल्दी ही जिन्वू को एहसास हो जाता है कि हमले उस वुल्फ के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तो ये कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, नॉर्मल हमले इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ये बीस्ट मुझसे ज्यादा ताकतवर है, पर आखिरकार अब मैं क्या करूँ कि इस बीस्ट से मैं जीत पाऊँ। ये एकदम इम्पॉसिबल है कि मैं अकेले इस डेंजर को क्लियर कर पाऊंगा, मैं इसे जीत नहीं सकता। मेरे पास ना कोई पार्टी है, ना ही कोई हीलर, ना ही इक्विपमेंट। आखिरकार मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं इसे हरा सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ बॉडी है, काश मेरे पास एक वेपन होता, एक मैजिकल वेपन। जिन्वू फिर यहाँ पे अपनी इन्वेंटरी को तुरंत खोल लेता है और उसे यहाँ पे एक स्वॉर्ड मिलती है और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये मेरी इन्वेंटरी में क्या कर रही है, पर इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और ये यहाँ पे इसे दो टुकड़ों में काट देता है। दरअसल ये स्वॉर्ड मिस्टर किम की है, जिसे उन्होंने डबल डेंजुंग में छोड़ दिया था। इसका सिस्टम फिर से बताता है कि उस बीस को हराने की वजह से इसका लेवल अप हुआ है। जिन्वू फिर यहाँ कहता है कि मुझे याद आ गया, मिस्टर किम ने कहा था कि उन्होंने इस स्वॉर्ड को 3 मिलियन वॉन में खरीदा है। इस चीज को मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो कुछ समय के लिए मैं इसे यूज करूंगा, पर ये इन्वेंटरी फीचर काफी ज्यादा हैंडी है। क्या मैं यहाँ पे रैंडम चीजें भी रख सकता हूँ? तभी यहाँ पे इसे आवाज सुनाई देती है और यहाँ पे और वुल्फ आ चुके होते हैं। तो ये कहता है कि जब तक मेरे पास वेपन है मैं किसी से भी नहीं डरता, पर यहाँ पे इसका जो वेपन है एक जगह अटक चुका होता है और ये काफी कोशिश करने के बाद भी निकल नहीं रहा होता है। और जब यहाँ पे वो मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देते हैं, ये किसी तरह उस वेपन को निकाल लेता है और मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला कर देता है, पर यहाँ पे एक मॉन्स्टर इसके हमले को रोक लेता है। जिन्वू इसे कहता है कि मुझे अभी अभी ये स्वॉर्ड मिली है और इस स्वॉर्ड को मैं तुम्हें तोड़ने नहीं दे सकता, और ये इस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट देता है। जिन्वू फिर कहता है कि अगर उन स्टोन स्टैचू से तुम्हें कंपेयर किया जाए तो तुम लोग तो कमजोर से भी कमजोर हो। और इसकी ये बात सुन के ये वुल्फ डर जाते हैं, जिसके बाद ये अपने सिस्टम में अपने स्टेटस को देखने लग जाता है और इसे पता चलता है कि जब भी ये लेवल अप करता है तो इसके स्टेटस में भी एक एक पॉइंट जुड़ते रहते हैं। तो ये कहता है कि डेली क्विज कंप्लीट करने की वजह से मुझे हर दिन 3 पॉइंट्स मिलते हैं और हर बार मेरे स्टेटस लेवल अप होते हैं। इसका मतलब टोटल 5 पॉइंट्स मिलते हैं मुझे, और अभी हंटिंग बीस्ट ही सबसे फास्टेस्ट वे है लेवल अप करने का। पर मैं सोच रहा हूँ कि आखिरकार हर एक पॉइंट कितना डिफरेंस पैदा करते हैं मेरे स्टेटस में, और इस चीज का पता लगाने के लिए सबसे इजीएस्ट वे है स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ अभी लेवल 20 की है और मुझे डेफिनेटली इंप्रूवमेंट महसूस हो रही है। शायद मेरे हिसाब से जब भी मैं लेवल अप करता हूँ उसी के साथ मेरे जो हमले हैं उनकी इफेक्टनेस भी इंक्रीज होते जाती है। पर इधर वे मुझे पता है कि मैं लेवल अप करने की वजह से और ज्यादा ताकतवर बनूंगा, तो मेरे पास एक्चुअली चांस है ताकतवर बनने का। पर शायद से मैं अपने ऊपर ज्यादा ही भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक मैंने कुछ ही बीस्ट को हराया है। जिन्वू फिर उन मैजिक बीस्ट के पास चले जाता और कहता है क्या मुझे इन्हें हराने के बाद मैजिक स्टोन्स नहीं मिलेंगे? मुझे लगा था कि जितने भी मैजिक बीस्ट होते हैं जो डेंजुंग के अंदर रहते हैं उन सभी के अंदर मैजिक स्टोन्स होते हैं, पर लगता है इस जगह की खुद की अलग से कैटेगरी है। जिन्वू फिर यहाँ सोचने लग जाता है कि एक स्ट्रेंज फिनोमिना अभी मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं सचमुच इस गेम जैसे सिस्टम से कंट्रोल हो रहा हूँ? पर अगर ऐसा है तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि इंस्टेंट डेंजुंग और मैजिक बीस्ट इसे स्पेशली इसी सिस्टम ने डिजाइन किया है। जिन्वू को फिर यहाँ पे एक आइटम मिलता है जिसका नाम क्लैन फैंग होता है और ये कहता है तो मैजिक स्टोन की जगह मुझे ये आइटम मिलेगा। ये फिर अपने सिस्टम को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे एक शॉप भी है जहाँ से कुछ भी खरीद सकता है। ये फिर कहता है कि आखिरकार ये जगह से चीजों को कैसे खरीद सकता है, पर इसका सिस्टम इसे बताता है कि इसका जो लेवल है वो काफी कम है चीजों को खरीदने के लिए, पर वो चाहे तो वो लाइकेंस फैंग्स को बेच सकता है। ये कहता है ठीक है इसको मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले में इसे सिर्फ 20 गोल्ड कॉइंस मिल रहे होते हैं। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार इसकी असली कीमत क्या है, और मेरे हिसाब से ये डेंजुंग भी शायद से ई रैंक का ही डेंजुंग है और शायद से इस चीज की इतनी ही कीमत होगी। पर आखिरकार अब मुझे अगली चीज क्या करनी चाहिए? मैं इस डेंजुंग को जब तक छोड़ के नहीं जा सकता जब तक मैं बॉस को नहीं हरा देता।
मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो चीज मुझे कब मिलेगी। पर असली प्रॉब्लम तो फूड शॉर्टेज को लेकर होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं कितने समय तक यहाँ पे रहने वाला हूँ। मुझे पता ये एक ई रैंक का डैंजोंग है, पर बॉस को खुद से हराना ये काफी मुश्किल होने वाला है। पर अगर मैं लेवल अप करता जाऊँ तो उसे हराना पॉसिबल है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वहां तक पहुंचने से पहले ही मैं मर जाऊं। ये फिर उन वुल्फ को देखता है जो कि इसी की तरफ देख रहे होते हैं, तो ये कहता है कि यहाँ पे डरने जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ। और ये फिर इनके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे काफी सारे वुल्फ होते हैं जो कि इसे चारों ओर से घेर चुके होते हैं, पर ये हर किसी का मुकाबला कर रहा होता है। ये फिर इन्हें कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो मुझे मारने के लिए काफी नहीं है, तुम्हें इससे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी अगर तुम्हें मुझे मारना है तो अपनी पूरी क्षमता से लड़ो, वरना मुझे तुम सब के लिए बुरा लगेगा। जिसके बाद ये इन सब के ऊपर हमला कर देता है और इन सबको मारने लग जाता है। यहाँ पे जिनवुल्फ कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं अपनी पूरी क्षमता से लड़ूंगा, पर जल्दी मुझे एक चीज का एहसास हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मारा जाता हूँ तो मैं बिना वजह के मारा जाऊंगा और मैं अपने चाहने वालों को कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और आखिर में मैं सब कुछ खो दूंगा। पर मैं हमेशा के लिए छाए में तो एक कमजोर की तरह नहीं रह सकता ना। अगर मैं इस चीज से ताकतवर बन सकता हूँ तो मैं खुशी खुशी इन घटिया रूल्स को मानने के लिए तैयार हूँ। जिनवू फिर यहाँ पे इन सभी वुल्फ को मार के दूसरी रूम की तरफ बढ़ता है, पर वो देखता है यहाँ पे और भी काफी सारे वुल्फ होते हैं। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ जिनवू का जो स्वॉर्ड है वो अब टूटने लग चुका होता है, तो ये सोचता है कि मुझे लगा ही था आप जितने भी महंगे आइटम क्यों ना बाय कर लो, वो कुछ डैंजोंग में यूज करने के बाद टूटने लग जाते हैं। मैंने भी 5 लाख वॉन खर्च किया था एक डैगर के ऊपर, उससे हंटिंग आसान तो हो गई थी, पर एक बार बॉस से लड़ने के बाद वो डैगर टूट गया और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे सिर्फ 3 मैजिक स्टोन मिले। उसमें प्रॉफिट से ज्यादा मेरा नुकसान हो रहा था, इस वजह से मैंने दोबारा से कभी डैगर खरीदा ही नहीं, और अभी इस स्वॉर्ड से मैं सिर्फ एक एक करके 20 से लड़ रहा हूँ और बाकी 20 को मैं अपने हाथों से संभाल रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल तो है, पर किसी तरह मैं सभी 20 को मारने में कामयाब हो गया हूँ। यहाँ पे इसे वुल्फ असैसिन का टाइटल भी मिल चुका होता है। ये फिर अपने इन्वेंटरी में देखता है जहाँ पे इसके पास 34 वुल्फ फैंग होते हैं, 2 डैगर्स होते हैं और साथ ही साथ ट्रैवलर क्लोक और टेलीपोर्टेशन स्टोन भी। तो ये कहता है कि जैसा मैंने सोचा था ये उससे आसान निकला। ये फिर अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को देखता है और कहता है क्या मुझे वापस चले जाना चाहिए? नहीं, अगर मैं वापस चला गया तो मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसी चांस कब मिलेगा अपने पावर्स को बूस्ट करने का। मुझे नहीं पता कि टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करने के बाद इस डैंजोंग का क्या होगा, क्या ये गायब हो जाएगा, या ये भी पॉसिबल है कि इस डैंजोंग को यहाँ पे पिछली बार जैसा सिस्टम नहीं बनाया है। मुझे नहीं पता, पर अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मुझे कोई अननोन बीइंग कंट्रोल कर रहा है। मैं इस खेल में उसके एक प्यादे जैसा हूँ। क्या मुझे आगे जाना चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए? ये फिर अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को यहाँ पे इन्वेंटरी के अंदर रख देता है और आगे बढ़ने लग जाता है और एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। और ये कहता है कि हर टाइम जब मैं लेवल अप करता हूँ मुझे लगता है कि इन 20 से लड़ना मेरे लिए आसान होते जा रहा है, और अब मैं ये फील कर सकता हूँ कि मैं ताकतवर बनते जा रहा हूँ। और ये जगह जो है वो रेगुलर डैंजोंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो जिंदा क्रीचर्स है ही नहीं। ये जगह एक गेम की तरह है जहाँ के मॉन्स्टर एक सेट पैटर्न में है, और अगर उन पैटर्न को मैं सीख जाऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ से आने वाले हैं। जैसे कि वो मंकी जो कि छत के ऊपर से आ रहा है, या फिर वो कैट जो कि लेफ्ट साइड से आ रहा है। ये फिर अपनी तलवार को उठाता है और इन दोनों को ही मार देता है, पर तभी एक वुल्फ इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये उसे भी मार देता है और बताता है कि हर मैजिक बीस्ट का जो लेबल का कलर है वो चेंज होता रहता है। वो ये दर्शाता है कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। अगर बीस्ट का कलर व्हाइट है तो इसका मतलब वो आपसे कमजोर है, अगर ऑरेंज है तो वो आपके लेवल का है, और अगर रेड है तो वो आपसे काफी ज्यादा ताकतवर है। कुछ देर पहले इस वुल्फ का जो लेबल था वो ऑरेंज था, पर वो अब व्हाइट हो चुका है। इसका मतलब मैं काफी ताकतवर बन चुका हूँ, पर मुझे नहीं लगता मेरे करंट लेवल में उस बीस्ट को मैं हरा पाऊंगा जो कि नीचे है। मुझे उसे देख के गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे स्टेट्स इंक्रीज हो चुके हैं। इसी वजह से मैं महसूस कर सकता हूँ कि वो कितना खतरनाक मॉन्स्टर है, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और लेवल अप कर पाऊंगा। और साथ ही साथ जो मेरी स्वॉर्ड है वो ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली अगर मैं बिना वजह के लड़ता रहूं तो ये नीचे जाने का फैसला करता है। और जब ये नीचे पहुंचता है तो इसे यकीन नहीं हो रहा होता कि ये सचमुच हैपजियोंग स्टेशन है, और तभी इसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, पर किसी तरह ये अपनी स्वॉर्ड की मदद से इसके हमले को डिफेंड कर देता है, पर उस वजह से इसकी जो स्वॉर्ड है वो टूट जाती है। पर यहाँ जिनवू कहता है कि लगता है मैंने सचमुच लेवल अप कर लिया है, क्योंकि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि उसका जो लेबल है वो ऑरेंज कलर का है। ये फिर इसे पूछता है क्या तुम यहाँ के इंचार्ज हो? जिनवू फिर अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और सोचता है कि स्वॉर्ड अटैक इसके स्किल्स के ऊपर बिल्कुल भी काम करने नहीं वाले, न ही पंचेस काम करने वाले हैं। ये अपनी बॉडी वेट का यूज करके मेरे ऊपर हमला कर रहा है, पर मुझे इसका डिफेंस को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा जब तक ये मेरे ऊपर हमला कर रहा है। पर आखिरकार इसके स्किल्स को मैं काटूंगा कैसे, ये काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी वो इसके ऊपर दोबारा से हमला कर देता है, पर ये किसी तरह इसके हमले को रोक लेता है, और ये सोचता है कि अगर इसका डायरेक्ट हमला मुझ पे हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। और तभी वो बीस्ट दोबारा से इसके
पीछे से हमला कर देता है और ये सोचता है कि मुझे लगा था कि मैं थोड़ा ताकतवर बन चुका हूँ, पर क्या इतना काफी नहीं है? आखिरकार मुझे कितना ताकतवर बनना पड़ेगा मेरे पास को ओवरकम करने के लिए। हमें फिर एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिन्वू कह रहा होता है कि वीकेस्ट हंटर ऑफ मैनकाइंड, आखिरकार इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर सॉन्ग इसे कहती कि हाँ, लोग तुम्हें इसी नाम से बुला रहे हैं। तो ये कहता है कि आखिरकार वो मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं? वो कहता है कि लगता है वो लोग इमेच्योर है जो कि इस नाम से तुम्हें बुला रहे हैं। पर जब ये अफवाह उड़ी रही है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ये साबित करने के लिए कि आखिरकार तुम किस काबिल हो। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जिन्वू कहता है कि मैं कमजोर था, तभी वो निकनेम उन लोगों ने मुझे दिया और मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि मैं एक वीक हंटर हूँ और मैं अपने आप के बारे में भी यही सोचता हूँ कि मैं एक पैथेटिक इंसान के अलावा कुछ नहीं हूँ। पर ताकत एक ऐसी चीज है जो कि लोगों को आपके सामने झुका सकती है। एक हिपोक्रेसी आपको नहीं बचा सकती, बेशक आपके ओपोनेंट के पास किस तरह की भी स्ट्रेटेजी क्यों ना हो। जब वो ताकत के सामने आते हैं तो वो हेल्पलेस हो जाते हैं। वो एक दो बार स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं पर उन्हें दोबारा से अपने पैरों पे गिरा दिया जाता है। लोग मुझ पे तरस खाया करते थे क्योंकि मैं कमजोर था। वो आपका शुक्रिया कर सकते हैं आपके इंटेलिजेंस या फिर विजडम के ऊपर, पर जब वो ताकत का सामना करते हैं तो वो काफी आसानी से आपको धोखा दे देते हैं। इसी वजह से मुझे ताकतवर बनना ही होगा। मैं यहाँ तक सिर्फ ताकतवर बनने के लिए हूँ और तभी वो स्नेक इसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, पर ये कहता है कि मुझे ताकतवर बनना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए। जिसके बाद वो स्नेक दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है, पर ये इसके हमले को डॉज कर देता है और सोचता है कि अगर उस गॉड के स्टैचू से तुम्हें कंपेयर किया जाए, वहाँ जो मैंने डर महसूस किया उसके सामने तो तुम्हारे सामने मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। और ये इसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है। फिर ये अपनी पूरी ताकत को अपने हाथों में ट्रांसफर कर देता है और इस सांप का गला घोटने लग जाता है और ये सांप यहाँ पे तड़पने लग जाता है और जिन्वू को इधर उधर पटकने लग जाता है। पर जिन्वू यहाँ पे इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है। वो ये सोच रहा होता है कि मर जाओ, तुम्हें मरना ही होगा। वहीं पे हमें हॉस्पिटल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहा होता है कि मिस्टर सुंगजुन वो अब तक वापस नहीं आएगा? ये कहती कि नहीं, वो सुबह के गए हुए। तो ये कहता है कि सनसेट हो चुका है, आखिरकार वो कब तक वापस आएंगे? रिसेप्शनिस्ट से कहती है वो काफी अच्छा कर रहे हैं और वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो हमें उनके बारे में इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर से कहते हैं ये बताना काफी मुश्किल होता है कि आखिरकार हंटर के साथ कब क्या हो जाए, तो उन्हें अपने रूम में होना चाहिए जल्दी रिकवर करने के लिए। लोग कहते हैं जो हाई रैंकिंग हंटर्स होते हैं वो मिलियंस में कमाते हैं और वहीं पे जो लो रैंकिंग हंटर्स होते हैं वो उतना कमा नहीं पाते। इसी वजह से वो अपनी जान को खतरे में डालते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों करते हैं, पर तुम्हें वो देखना चाहिए कि जो हंटर्स इंटेंसिव रूम में एडमिट होते हैं वो कितने ज्यादा हॉरिफाइंग होते हैं। तो ये कहती कि आपका मतलब क्या है? ये इसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार डेंजुंग के अंदर क्या होता है, पर वो जो इंजरीज लेके यहाँ पे आते हैं उन्हें तुम नॉर्मल पेशेंट्स की इंजरीज से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकती। मैं तो हैरान हूँ कि आखिरकार वो ऐसी हालत में कैसे सरवाइव कर जाते हैं। ये यहाँ पे कहती है ये एक मिरेकल की तरह है कि उस डेंजुंग से वो जिंदा बाहर आ जाते हैं इतनी सारी इंजरीज को लेकर भी। पर ये कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक हंटर नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो बेशक आम इंसानों जैसे दिखती हो पर अंदर से वो मॉन्स्टर जितने ताकतवर होते हैं। वहीं पे हमें जिन्वू के यहाँ दिखाया जाता है जिसने यहाँ पे लेवल अप कर लिया होता है उस स्नेक को मार के, और ये यहाँ पे कहता है कि लगता है मैं अब थोड़ा और ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। तब यहाँ पे इसका सिस्टम इसे नोटिफिकेशन देता है कि यहाँ के बॉस को उसने मार दिया है और उसी वजह से इसे 2 रिवॉर्ड भी मिले होते हैं, कासा का वेनम ग्लैड और साथ ही साथ कासा का वेनम फैंग। और यहाँ से जो कहानी है वो टू बी कंटिन्यू जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और ये बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसे लगी। इस मानवा को मैंने पूरी डिटेल में एक्सप्लेन किया है और ये आगे कहानी का 3rd एपिसोड भी होने वाला है। तो गाइस बताना मत भूला कि सोलो लेवलिंग का ये एपिसोड आपको कैसा लगा। बात चाहते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।